हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। हम मध्य भारत के इतिहास के क्रम में यह चौथा लेक्चर है जिसमें हम भारतीय सामंतवाद को समझेंगे। क्लास नोट्स के माध्यम से हम भारतीय सामंतवाद को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सामंतवाद का उदय कैसे हुआ और इसकी सामाजिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस पर हम सिविल सर्विस के लिए जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं मध्यकालीन भारत में उससे संबंधित हिस्ट्री के टॉपिक्स के वीडियोस इस बनाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय सामंतवाद। सामंतवाद अंग्रेजी के शब्द फ्यूडलिज्म का पर्यायवाची है। इस शब्द का उपयोग उस राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसका विकास पूर्व मध्यकालीन भारत में हुआ था। भारतीय सामंतवाद की अगर परिभाषा को देखें तो भूमि से जुड़े संबंधों की यह एक श्रृंखला थी जिसमें राजा या अनुदान दाता, जिसे सुजेरियन कहते थे, वह सर्वोपरि होता था और अनुदान ग्राही उसके अधीनस्थ भूस्वामी के रूप में समझे जाते थे। तो जो अनुदान ग्राही होता था, जिसे जमीन अनुदान में प्राप्त होती थी, वह होता था वैसल, और जो अनुदान देता था वो होता था सुजेरियन। तो एक तो संबंध इसमें बनता था भूमि से संबंधित, जो के संदर्भ में जो संबंध था, एक था अनुदान दाता और एक था अनुदान ग्राही। फ्यूडलिज्म शब्द लैटिन शब्द फ्यूडम से बना है, जो अंग्रेजी के फीफ अर्थात जागीर, जो कि आनुवंशिक भूमि अनुदान था, जहां कर वसूलने और प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त हो और जहां किसान भूस्वामी की जमीन जोतने पर बाध्य हो। ऐसे किसान सर्फ्स कहलाते थे। अर्धदास, ये अन्य किसी की जमीन पर कार्य नहीं कर सकते थे। भूस्वामियों की श्रृंखला में राजा सर्वोपरि स्थान पर होता था। उसके अधीनस्थ सामंत उसकी संप्रभुता को मानने, नजराना देने और सैनिक सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य होते थे। कई इतिहासकार पूर्व मध्यकालीन भारत को सामंती काल के रूप में चिन्हित करते हैं, परंतु कुछ इतिहासकारों ने सामंतवाद के अस्तित्व से ही भारत के संदर्भ में इनकार कर दिया है। तो भारत में जब सामंतवाद नहीं था तो उनके स्थान पर उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाओं की चर्चा की है, जिसमें दो वैकल्पिक व्यवस्था की चर्चा मिलती है। एक है समेकित राज्य व्यवस्था, ये ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड पॉलिटी, एंड द सेकेंड वन इज खंडित राज्य, सेगमेंट्री स्टेट। यह स्पष्ट है कि गुप्तोत्तर काल में भारत में भू अनुदानों की क्रमबद्ध व्यवस्था थी। यह भी स्पष्ट है कि गुप्त काल से पूर्व सातवाहनों ने यह नगद वेतन की जगह भूमि अनुदान देने की परंपरा स्थापित की थी। इन स्थानों की पुष्टि उन उपाधियों से होती है जो सामंत और उप सामंत धारण करते थे। जब उन्हें अधिकाधिक मात्रा में जमीनें भूमि अनुदान में प्राप्त होने लगी तो वो शासक के रूप में, अर्धशासक के रूप में, राजा के रूप में स्थापित होने लगे और उन्होंने कुछ उपाधियां धारण की, जैसे महाराजा धीराज, महाराज, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और राजा, रावत, रणक, ठक्कुर आदि। रोमिला थापर ने इस प्रक्रिया के 2 चरणों में विभक्त किया है। 8वीं से 10वीं शताब्दी जो संक्रमण काल रहा, और 10वीं से 12वीं शताब्दी जो सामंती व्यवस्था का परिपक्व स्वरूप जिसमें हमें दिखाई पड़ता है। गुप्तोत्तर काल से पनपने वाली सामंती व्यवस्था भारतीय सामंतवाद की कुछ विशेषताएं रहीं। पहला कि राजा द्वारा भू अनुदान कुछ शर्तों पर दिए जाते थे। राजा जब अपने सामंत को, अपने अधीनस्थ राजा को जब वो भूमि अनुदान देते थे तो कुछ शर्तों पर देते थे। पहला शर्त यह था कि राजा संप्रभु होगा। संप्रभु होगा कि निर्णय लेने की क्षमता राजा के हाथ में होगी। वह सामंत अधीनस्थ होगा। सामंत जब उस जमीनों के साथ खरीद बिक्री करे तो उसमें राजा की अनुमति आवश्यक होगी। सामंत को संप्रभु राजा के प्रति निष्ठावान रहना था तथा उसे सेना टुकड़ी रखनी थी जो समय आने पर राजा की सेवा में उपस्थित हो। सामंत को राजा का मुद्रा उपयोग करना तथा उसका नाम अपने अभिलेखों तथा अनुदान पत्रों में शामिल करना अनिवार्य था। दूसरी विशेषता, भू अनुदान व्यक्तिगत रूप से दिए जाते थे, लेकिन व्यवहार में यह आनुवंशिक हो जाते थे। संप्रभु द्वारा भू अनुदान वापस लेने का अधिकार तो था, परंतु यह व्यवहारिक नहीं था।
अनुदान में सामान्यतः भूमि और उससे प्राप्त होने वाला लगान एवं कर दोनों शामिल थे। इस प्रकार सामंत स्वयं भूस्वामी हो जाता था और अपनी भूमि से अपने अधीनस्थ को अनुदान दे सकता था। ऐसा करने में वह अपने संप्रभु से बाध्य नहीं था, मगर उसे संप्रभु का उल्लेख अनुदान से संबंधित पत्र घोषणा में करना होता था। ऐसे अनुदान सब इन्फीड्रेशन कहलाते थे या उप सामंतवाद के उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ क्या होता था कि जो राजा है, जो सामंत है, पहले स्तर का सामंत है, वो अपने संप्रभु से भू अनुदान में कुछ जमीनें प्राप्त करता था। तो अगर वो अपने अधीनस्थ भी किसी राजा को रखना चाहता है, भूमि अनुदान करना चाहता है, तो वो कर सकता था, लेकिन वो बाध्य नहीं था अपने स्वामी से अनुमति के लिए। बस ये अनुदान पत्र में उसको बस इतना करना होता था कि अपने से सीनियर वाले राजा का नाम उस अनुदान पत्र में अंकित करना होता था उसको। ये सामंतवाद का सेकंड स्टेज है, जो उप सामंतवाद के रूप में जाना जाता है, सब इन्फीड्रेशन जिसे कहते हैं। चौथी विशेषता क्या रही सामंतवाद की? सामंत किसान से लगान और अन्न कर लेने को स्वतंत्र थे। न्यायिक शक्ति भी सामंत के ही पक्ष में थी, जो प्रशासनिक नियंत्रण के भी मालिक थे। हालांकि अर्धदास व्यवस्था, जिसे सर्फ्स कहते थे, का कोई साक्ष्य भारतीय सामंतवाद में नहीं मिलता है। फिर भी किसानों की गतिशीलता नहीं थी। वो लगभग बाध्य थे, बंधुआ मजदूर की तरह थे, जो किसी एक ज़मीन से बंध के काम करते थे, दूसरे ज़मीन में काम करने नहीं जा सकते, या दूसरे सामंत के अंडर में काम करने, वो लगभग बंधे हुए थे। वस्तुतः वह बंधुआ मजदूर जैसी ही इनकी स्थिति बनी हुई थी। राजाओं व सामंतों द्वारा मंदिरों को भी कर मुक्त अनुदान दिए जाते थे। ब्राह्मणों को भी भूदान दिए जाते थे, जो कि कर मुक्त होते थे। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मध्य युग में भारत में भू अनुदान की व्यवस्था जरूर थी, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से भिन्न थी। भारतीय सामंतवाद की निम्न प्रमुख विशेषताएं रहीं। भूमि के स्वामित्व और नियंत्रण पर आधारित प्रशासन था। राजनीतिक सत्ता का खंडित होना। जब सामंत के अंदर सामंत उप सामंती व्यवस्था जैसी व्यवस्था आएगी, तो राजनीतिक सत्ता खंडित होगी ही, शक्ति केंद्रीकृत न होकर बटेगी। मध्यस्थ भूमिपतियों की क्रमिक श्रृंखला, पदानुक्रम, हेरार्की। किसानों का स्वामियों पर आश्रित रहना, किसानों की शिथिलता और उनका उत्पीड़न। अब मुद्रा के उपयोग में कमी। जब मार्केट बंद होने लगा, लोग बंद के रहने लगे, एक ज़मीन से जुड़ गए, बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्था आने लगी, तो इकोनॉमी क्लोज हो गई, बंद अर्थव्यवस्था हो गई। ये रहा भारतीय सामंतवाद का शॉर्ट नोट्स और विवरण। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।